जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा 12 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर के दो हिस्से होंगे। एक लेक्चर में पहले हम आपकी होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। वो आज की होम असाइनमेंट बहुत अच्छी होम असाइनमेंट थी जो आपकी रिस्क असेसमेंट को जिसने टेस्ट किया था। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने फ्रेश कंसेप्ट की तरफ। आज के जो नए कंसेप्ट हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम नहीं है, कंसेप्चुअल भी नहीं है भी रटे वाले, लेकिन फिर भी डिस्कस करना, एक्सप्लेन करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जितना इसको कंसेप्ट इसमें डिस्कस किए जा सकते हैं उतने डिस्कस कर दूं। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट आज का जो नए कंसेप्ट वाला हिस्सा है ना, ये रटे वाला कंसेप्ट है। इसमें अगर चीज़ें समझ आ जाएं बहुत अच्छी बात, ना समझ आए तो आपको पता है क्या करना है, फिर आपने रटा लगा के आगे निकलना है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर 3 ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर 2, हाँ, और टेस्ट का शेड्यूल आपको मिल गया है ना। ठीक है, चैप्टर 1 का हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, वैसे चैप्टर 2 भी ऐड किया जा सकता था, लेकिन अभी मैंने कहा चले हल्की आंच पे रखते हैं काम, तो चैप्टर 1 ही सिर्फ आपके टेस्ट के सिलेबस में शामिल किया है। नेक्स्ट हम चैप्टर 2 करेंगे इनको। चलिए जी, तैयार है? स्टार्ट करते हैं जी अब हम फिर डिस्कशन। जी चले, क्वेश्चन 12, एन आइटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एग्री करते हैं आइटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना चाहिए कि किसी पे शक करना बुरी बात है? करना चाहिए, हमारे प्रोफेशन में अच्छी बात है। हाँ जी। वाइल कंडक्टेड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्क्राइब बाय गिविंग टू एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स द टर्म प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कहता है डिस्क्राइब भी करो, एग्जांपल्स भी दो। डिस्क्राइब करने में 3 बातें तो आप वो लाजमी ही लिख देंगे ना। 3 बातें कौन सी लाजमी लिख देंगे आप? क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू कंडीशन इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट और क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। हाँ, जो बात आप स्किप कर जाएंगे वो है इसके बाद वाली। इसके बाद वाली कौन सी है? कौन से? हाँ, इवन इफ मैनेजमेंट शोज इंटेग्रिटी, बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी वाली बात। मैनेजमेंट अगर पिछले साल ऑनेस्टी इंटेग्रिटी के साथ काम करते तो इस साल भी वही लोग हैं, ऐसा नहीं है। यानी हो सकता है कि पिछले साल कोई ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी थी उसमें इस साल ना हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल उसके अखराजात किसी वजह से बढ़ गए हों। पिछले साल पूरे हो रहे थे, अब पूरे नहीं हो रहे, तो हो सकता है इस साल रिस्क ऑफ वैसे हो सकता है ना। चलिए, एग्जांपल्स कौन सी देंगे? इंटेंडेड सेल और बिजनेस क्लोजर ऑफ, बट ठीक है, कोई सी 2 एग्जांपल्स दे दें। इतनी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, कोई सी 2 एग्जांपल्स दे दें। क्लियर? आगे चलते हैं हम। ये है असल क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो ऑडिट का जो मगज है ना वो समझ लिया आपने। क्या कह रहा है? दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आइटम्स pertaining to an auditor's risk analysis for a company. Indicate whether each of the following factors are likely to increase or decrease risk of material misstatement. Explain your decision. कहता है ये रिस्क असेसमेंट के दौरान में एक कुछ फैक्टर्स सामने आए, इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 पढ़े और बताइए क्या कि इनकी वजह से रिस्क इंक्रीज हो रहा है या रिस्क डिक्रीज हो रहा है। अभी डिस्कस किए देते हैं। कह रहे ड्यूरिंग द करंट ईयर आदम शुगर मिल्स लिमिटेड बिकेम प्रॉफिटेबल फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट 4 years। कितने स्टूडेंट का ख्याल है रिस्क इंक्रीज? कितनों का ख्याल रिस्क डिक्रीज? शाबाश। रिस्क इंक्रीज को जस्टिफाई करवा सकते हैं कैसे? रिस्क अनयूजुअल चेंज है, अनयूजुअल चेंज है, तो बिल्कुल इसमें हमारा रिस्क इंक्रीज होगा कि ये सडनली प्रॉफिटेबल कैसे बन गई है।
हम ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, इस साल इसका मतलब है हमें काम पिछले सालों की निस्बत ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा। हो सकता है इन्होंने रेवेन्यू ओवरस्टेट किया हो सकता है एक्सपेंसेस अंडरस्टेट किए हो। हमें रेवेन्यू में भी डिटेल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस में भी डिटेल टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वन क्लियर जी? लग रहा है ये सडन, अनयूजुअल, अनएक्सपेक्टेड चेंज है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सेकंड, ASML's board of director is controlled by Adam, the majority shareholder, who also acts as the chief executive officer, जो कि CEO भी है। अच्छा, मुझे खुद बताइए, काम करने वाला और काम चेक करने वाला एक ही होने चाहिए कि अलग-अलग होने चाहिए? अगर वो एक ही है ना, अब गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आपके लेक्चर में आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर वो एक ही है ना तो हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कहते हैं सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज को। यानी कुछ काम ऐसे हैं कि वो अलग अलग लोगों को ही करने चाहिए। वो अगर एक ही बंदा वो काम कर रहा हो तो हमारा रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट या रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़ जाता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। हमने एक सेल्समैन को कहा कि भाई जितनी सेल करोगे 10% तुम्हें कमीशन मिलेगा। नॉर्मली ऐसे होता है ना, ज्यादा सेल करें। और फिर उसे कह दिया तुम्हें ये भी इजाजत है कि फैसला कर लो किसको कैश सेल करनी है, किसको क्रेडिट सेल करनी है। बताइए, क्रेडिट सेल करने की अथॉरिटी इसी सेल्समैन को देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए? ये तो सेल्स बढ़ाने के लिए हर एक को क्रेडिट सेल देता रहेगा, तुम भी लो, तुम भी लो। वो कहेगा मुझे जरूरत नहीं, कहा पैसे कौन से मांग रहे हैं हम, लेते जाओ। सेल्स तो बढ़ेगी ना। तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट के पास ही क्रेडिट अप्रूवल की पावर होनी चाहिए? अगर है तो हम क्या कहते हैं कि सेग्रीगेशन ड्यूटीज नहीं है। और अगर दोनों चीजें अलग अलग लोगों को दी गई है तो हम कहते हैं सेग्रीगेशन ड्यूटीज है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का होना अच्छा इंटरनल कंट्रोल है कि ना होना अच्छा है? होना अच्छा है। तो खुद बताइए कि जनरल रूल है, रूल बहुत सिंपल है, काम करने वाला और काम चेक करने वाला सेपरेट होने चाहिए। अब यहाँ पे CEO काम करने वाला है कि चेक करने वाला? CEO करने वाला होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम चेक करने वाला है। लेकिन यहाँ पे वही है, मैनेजमेंट में भी वही है यानी CEO, और दोस्त ऑफ गवर्नेंस में भी वही है यानी डायरेक्टर्स को भी कंट्रोल वही कर रहा है। तो बताइए, मैनेजमेंट के तौर पे जो 2 नंबरिया कर रहा होगा, क्या डायरेक्टर्स के तौर पे उसकी चेकिंग कर रहा होगा? सही नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें रिस्क बढ़ेगा कि कम होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके उसने पास्ट पेपर में भी टेस्ट किया हुआ है कि जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ना, इंटरनल डिपार्टमेंट आपको पता है 2 चाबी गवर्नेंस का डायरेक्टर का हिस्सा समझा जाता है। वो CEO का बचपन का दोस्त है, वो CEO का बचपन का दोस्त है। बताइए रिस्क बढ़ेगा कम होगा? क्योंकि वो उसका दोस्त है, उसकी 2 नंबरी हो सकता है छुपाने की कोशिश करे। एक और इंडिपेंडेंट, एक और केस स्टडी में उसने कहा कि जो CEO है वो एक सीनियर डायरेक्टर का दामाद है। अब बताइए क्या रिस्क बढ़ेगा कम होगा? अब अगर दामाद जी कोई ऊंच नीच करते हैं कंपनी में तो डायरेक्टर भाई उनकी निगरानी कर सकेंगे सही तरीके से? नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि अगर डायरेक्टर्स को भी वही कंट्रोल करे, CEO भी वही है, तो फिर इसमें मसला है। ठीक है, याद रखें जो मैनेजमेंट के लोग हैं ना इन्हें डायरेक्टर्स में होना चाहिए, ना इनका डायरेक्टर में कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। देखिए थोड़ा बहुत यारी दोस्ती हो ही जाती है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसी तरह शेयर होल्डिंग में भी इनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर CEO शेयर होल्डर होगा ना, वो बैठे बैठे फेक सेल रिकॉर्ड करेगा और अकाउंटेंट को कहेगा, ए अकाउंटेंट तुम्हें एक जादू दिखाऊं? दिखाओ। अभी 10 मिनट के अंदर अमीर हूं। अमीर कैसे हो सकते हैं? मैं हो सकता हूं, 10 मिनट बताओ कितने से अमीर हूं? कहते सर अपनी नेट वेल्थ जो है मुझे 2 करोड़ से बढ़ा के दिखा। मैं कहता नो प्रॉब्लम,
डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, फेक एंट्री पास की 3 करोड़ से। अब देखिए हुआ क्या, सीईओ ने, क्या सीईओ ये एंट्री पास कर सकता है? क्योंकि कर सकता है, क्योंकि कंपनी को कंट्रोल कर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कंपनी को कंट्रोल कर, मैनेजमेंट का हिस्सा है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने प्रिपेयर करनी है? मैनेजमेंट। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके फेक एंट्री पर प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो मैनेजर अकाउंट कहने लगा सर इसमें आपके पैसे कैसे बढ़े? उन्होंने कहा फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में जाके कह दो कि हमारी सेल्स जो है 3 करोड़ से बढ़ गई, खबर पहुंचाओ। स्टॉक एक्सचेंज में खबर, ये होता है मटेरियल इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को पहुंचानी होती है, रेगुलेशन है। अब बताएं स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस क्या होगी? सीईओ कहेगा देखो इसमें 60% शेयर मेरे थे, तो जब स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी तो प्राइस बढ़ी, तो मैं भी बैठे बैठे अमीर हो गया कि नहीं? इसलिए याद रखें मैनेजमेंट अगर उसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टर्स के साथ है ना तो भी रिस्क बढ़ेगा कि निगरानी नहीं हो सकेगी। और अगर इसका ताल्लुक शेयर होल्डर के साथ है यानी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है तो भी रिस्क बढ़ेगा। क्यों? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ऐसी हेरफेर करेगी जिससे प्रॉफिट बढ़े और शेयर प्राइस बढ़े ताकि इनकी अपनी पर्सनल वेल्थ इंक्रीज हो। इसीलिए मैनेजमेंट को का ना तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए डायरेक्टर्स के साथ और ना ही इसमें इन्हें शेयर होल्डर होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर कहीं कह दिया ना मैनेजमेंट के पास मेजर शेयर होल्डर है, समझ लीजिएगा गड़बड़ है। मैनेजमेंट को क्या रूल बना, लिख ले चाहे लिखना चाहे, मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और मैनेजमेंट को मेजॉरिटी शेयर होल्डर, थोड़े बहुत शेयर हो तो चलेगा, मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। किसको? मैनेजमेंट को। यहां पे बताइए अब कोई प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल भी आदम कर रहा है और उसका सीईओ भी वही है जी प्रॉब्लम? शाबाश। अब अगले, अब ये होता इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट्स टू सीएफओ एंड सीएफओ रिपोर्ट्स टू आदम। इंटरनल ऑडिटर सीएफओ को रिपोर्ट दे, कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम वीकनेस है। क्या सिस्टम वीकनेस है? क्यों नहीं? देखिए ऑडिटर को तो रिपोर्ट करना चाहिए, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, फर्ज कीजिए चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फ्रॉड का इल्जाम लगा, कोर्ट ने ऑर्डर किया, एक क्या बनाते होते हैं वो, क्या होते हैं कमेटी, जेआईटी टाइप की, जेआईटी बनाई। उन्होंने कहा जी ये इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, जेआईटी ने कहा बिल्कुल, दिन रात एक किया जेआईटी ने अपना कहा और अपनी रिपोर्ट बना के प्राइम मिनिस्टर को पेश कर दी। प्राइम मिनिस्टर अब कोर्ट को पेश करेंगे, चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? जिसकी उसी का। तो बताइए इंटरनल ऑडिटर ने तो मैनेजमेंट का काम चेक करना है, क्या इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट का काम चेक करके उन्हीं को रिपोर्ट देनी चाहिए? वो हर जगह से अपना नाम मिटा के रिपोर्ट नीट एंड क्लीन करके ऊपर आगे डायरेक्टर को दे दे, या इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्टली रिपोर्ट करना चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना चाहिए? डायरेक्टली रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, जेआईटी को डायरेक्टली कोर्ट को पेश करनी चाहिए रिपोर्ट, ना कि प्राइम जिसके यहाँ जो कोई भी है। ये तो वैसे ही मैंने मिसाल दे दी, कोई भी हो सकता है, बाकी समझ तो गए होंगे आप। अच्छा, थर्ड क्लियर है? आगे फोर्थ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैज एक्सपीरियंस हाई रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ की पर्सोनल, ठीक है, फिर हाई रेट ऑफ टर्नओवर। अच्छा, टर्नओवर को अंडरलाइन कर लें स्टूडेंट, समझे? टर्नओवर मतलब सेल। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है नए एम्प्लॉइज का बार बार आना जाना, नए एम्प्लॉइज का बार बार निकाल, एम्प्लॉइज को निकाल, हायरिंग फायरिंग, हायरिंग फायरिंग, हायरिंग फायरिंग। अब फायरिंग का मतलब ही नहीं आपको पता होगा, फायर करना, हाँ जी, जॉब नौकरी से निकाल देना, हाँ वही वाला फायर समझा, पक्का था। जिसको टर्नओवर का नहीं मतलब पता उसे फायरिंग का मतलब भी नहीं पता होगा। हाँ जी, तो अब बताइए कि दो चीजें इसमें, दो चीजों की वजह से रिस्क राइज होता है, ध्यान में रखिएगा। पहली चीज, जब ज्यादा हायरिंग फायरिंग हो ना
तो इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉयज होते हैं, वो तजर्बा करके सीखते हैं, तजर्बा करके सीखते हैं। एक जगह मैनेजमेंट की किताब में पढ़ा था, आपका कोई एम्प्लॉय काम के दौरान में कोई चीज़ तोड़ देता है ना, आपने उस एम्प्लॉय को हरगिज़ जॉब से नहीं निकालना, इसलिए कि उसने तो चीज़ तोड़ के सीख लिया है कि ऐसे काम नहीं करना था। उसकी जगह नया बंदा रखेंगे, वो दोबारा से चीज़ तोड़, ये होता है एक्सपीरियंस जो गलतियों से आता है। तो जो इनएक्सपीरियंस लोग होंगे ना, क्या करेंगे, ज्यादा गलतियां करेंगे। एग्री करते हैं, रिस्क बढ़ेगा, पहली रीजन ये। दूसरी रीजन क्या है, एक केस स्टडी में उसने कहा कि नया सीईओ आया है, उसने प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए आधे एम्प्लॉइज को निकाल दिया। अब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहले 6 लोग काम कर रहे थे, अब 3 लोग काम करते हैं, और वो कहता है देखा आधे लोगों से काम करवाता हूं मैं। हालांकि वो 3 एम्प्लॉइज ओवरबर्डन हैं, पहले वो ज्यादा स्ट्रांगली सिस्टम को फॉलो करते थे, अब बहुत से काम वो नहीं करते। कंट्रोल बताइए, एम्प्लॉइज कम होने से कंट्रोल स्ट्रांग होंगे कि वीक होंगे? क्योंकि इसमें सेग्रीगेशन और ड्यूटी पॉसिबल नहीं होता। सेग्रीगेशन और ड्यूटी अच्छा कंट्रोल अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद बताया, लेकिन इसके लिए लोग चाहिए होते हैं। एक बंदे को एक काम दे सके, दूसरे को दूसरा काम दे सके, ठीक है। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस इतना क्लियर नहीं है, उसकी बजाय क्लियर जो वीकनेस है वो ये इनएक्सपीरियंस लोग होंगे जो नए आएंगे। और दूसरा, अगर आप तादाद कम करते हैं तादाद, तो इससे भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका वीक होगा, क्योंकि सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। तो ये हाई रेट ऑफ टर्नओवर मतलब समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? जहां कहीं किसी केस स्टडी में आप एम्प्लॉइज कम करने की बात करें ना, फौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए इंटरनल कंट्रोल वीक हो रहा है। एम्प्लॉइज ज्यादा होने से फ्रॉड का रिस्क नहीं। अगर पे रोल में पिछले साल की निस्बत इस साल पे रोल एक्सपेंस ज्यादा आ रहा है, उसमें आपका बात ठीक हो सकती है कि अगर पिछले साल की निस्बत इस साल पे रोल एक्सपेंस 40% ज्यादा है, हालांकि इंक्रीमेंट दिया है 10%, फिर एज आइटम हम ये कह सकते हैं कि कोई फ्रॉड लग रहा है। कि क्या फ्रॉड लग रहा है? फेक एम्प्लॉइज को रजिस्टर कर दिया गया होगा, ठीक। हाँ जी बिल्कुल, असल में वो की पर्सोनल में इतना नहीं है फोकस, हाई टर्नओवर में फोकस है। टर्नओवर सेल्स के लिए भी यूज होता है, बहन जी अभी बताया। टर्नओवर यहाँ पे सेल्स नहीं लेना, यहाँ पे टर्नओवर का मतलब है हायरिंग फायरिंग ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का आना जाना। ये एम्प्लॉय टर्नओवर से मुराद सेल ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, लिख ले इधर, एम्प्लॉय टर्नओवर से मुराद सेल ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को सेल करना मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। वैसे मेरा दिल करता है क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को OLX पे बेच दूं, नहीं दे सकता, नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग 2012 यानी ड्यूरिंग द ईयर ASML changed the method of preparing its financial statement from cash basis to accrual basis under generally accepted accounting principle। कैश बेसिस से accrual बेसिस पे गया। स्टूडेंट कहते सर ये तो अच्छा काम हुआ, इसमें रिस्क क्या है? अच्छा काम हुआ, इसमें रिस्क क्या है? याद रखिए, जब कभी चेंज होता है ना सिस्टम, उसमें गलती के चांसेस होते हैं, उसमें गलती के चांसेस होते। मैंने शायद पहले आपको बताया, एक लिस्टेड क्लाइंट था हमारा, उस ज़माने में जब मैं 2008-6-7 की बात है, उस वक्त हमारे पास लैपटॉप क्या कंप्यूटर भी नहीं होता था। तो हम क्लाइंट से कहते थे सर हमने काम करना, ज़रा कंप्यूटर दे दीजिए। क्लाइंट कहता था 5 बजे के बाद आ जाइएगा, सारा कंप्यूटर जितने मर्जी जो 5 बजे से पहले आपको नहीं, क्योंकि हमारा अपना काम डिले हो जाएगा। तो हम हैरान होते थे, लिस्टेड कंपनी थी, उसके एम्प्लॉय अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो था बड़ा डिपार्टमेंट था, उसमें उस वक्त पेंटियम 4 दिया जाता। पेंटियम 4 उस वक्त लेटेस्ट कंप्यूटर था, और वहाँ पे ऐसे लोग थे जिनको पेंटियम 4 दिया गया था ना, उनको अल्लाह जानता है, आप शायद समझे मजाक कर रहा हूँ, उनको सिर्फ उसको ऑन और ऑफ करना आता था। हम कहते थे यार हमने काम करना है दिन रात है करके,
ठीक है, हमें एक्सेल है, वर्ड है, उसके ऊपर काम करना है रिपोर्ट, और हम इसका इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें मिल जाए थोड़ी देर। और अल्लाह की शान देखें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मांगना पड़ता है, और इनको सिर्फ ऑन ऑफ करना आता है, वो फारग पड़े रहते हैं और ज़ाया हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल तो फिर हम क्या कहते थे, 5 बजे का इंतजार। अब मुझे बताइए, अब हम उनसे पूछते थे क्यों नहीं काम करते, कहते थे सर जी ये तो ज़बरदस्ती उन्होंने हमें दिलवा दिए है, हमें मैनुअल काम करने की आदत है। अब कंप्यूटर पे काम करते हैं ना हम, तो उसमें गलतियां ज़्यादा हो जाती है, टाइपिंग करनी नहीं आती, लिखना आता है, लिखना मेरे से जितना मर्जी अच्छा लिखवा ले, एक लफ्ज़ की गलती, अब पता नहीं ए के साथ बी कहीं और लिखा होता है, ये कीबोर्ड ही गलत है इसमें एक मैं क्या ठीक है। तो याद रखिए, बाज़ औक़ात नया सिस्टम पुराने से बेहतर होता है तो कंपनीज मूव करती है ना, लेकिन उसमें भी रिस्क ऑफ एरर होता है, क्योंकि नई चीज़ आप जब भी अडॉप्ट करेंगे उसमें गलतियों के चांसेस ज़्यादा हो। जैसे iCAP ने लॉन्च किया सिस्टम, क्या अब आपके पेपर मैनुअली नहीं कंप्यूटर पे हुआ करेंगे CFAP के। और तो मुझे बताइए, जैसे ही फर्स्ट डेमो हुआ होगा आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ी होगी कि नहीं पड़ी होगी? हालांकि बज़ाहिर दिखने में लग रहा है कि मैनुअल से ये वाला सिस्टम बेहतर है, लेकिन हर नया सिस्टम जब इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, याद रखिए उसमें कुछ ना कुछ एरर्स जरूर होते हैं। तो यहाँ पे जब कंपनी कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे जा रही है, कैश एक्रूअल बेहतर फैसला बेहतर है, लेकिन स्टिल इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी एरर्स होंगे। तो रिस्क ऑफ एरर्स इस दफा ज्यादा होगा कम होगा? पहले मैनुअल एंट्री पास होती थी, अब कंप्यूटर पे। कंप्यूटर गलती नहीं करते, लेकिन कंप्यूटर को चलाने वाले गलती कर सकते हैं। ये क्लियर जी? जी भाई पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? नहीं देखे, कैश से एक्रूअल बेसिस के ऊपर जनरली नॉर्मली एक्रूअल बेसिस बेहतर होती है कैश बेसिस से, तो हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे कि उनका ये फैसला ठीक है कि गलत है। हम इसके ऊपर कमेंट करेंगे इस फैसले की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस फैसले की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियों का चांस बढ़ सकता है। अच्छा आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6। ये हाँ, ये आपका फेवरेट प्रॉब्लम जो आपको समझ नहीं आती, 4 दफा भी समझाएं फिर भी समझ नहीं आती। सुन लें, एक वर्ड यूज, ये है वैसे कंसेप्ट है ये काउंटिंग का, ऑडिट का नहीं है। हाँ ये 37, लेकिन चूंकि इसकी इम्प्लीकेशन और हमने ये एग्री किया हुआ है कि किसी भी और सब्जेक्ट का अगर कंसेप्ट ऑडिट में यूज होता है, चाहे वो काउंटिंग हो, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे कभी कभार CMA का कंसेप्ट हो, हम उसे एक दफ़ा क्लास में रिवाइज रिफ्रेश ज़रूर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, मैं उतना को आपको रिफ्रेश करवाऊंगा कंसेप्ट और उस एंगल से करवाऊंगा कि ऑडिट के लिए सफिशिएंट हो। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि अगर कोई कंसेप्ट आपने ऑडिट में सीखा है तो वो कॉस्ट में भी, कॉस्ट काउंटिंग में भी चल जाएगा, कैप नहीं, वो उधर के टीचर आपको उस सब्जेक्ट के हवाले से बताएंगे। मैं आपको सिर्फ अपनी ऑडिट के लिहाज से जो जरूरी है ऊंच नीच सिर्फ उतनी समझाऊंगा। एग्रीड? तो कंसेप्ट सुन लें, गौर से सुनिएगा, गौर से, बहुत अहम कंसेप्ट है। कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। पहले तो सबसे पहले एक लिख लें कहीं पे, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो चीजें समझाने लगा हूं। कंटिंजेंट एसेट की बात कर ले पहले के लायबिलिटी की? एसेट की बात, चले जी एसेट की कर ले। अब ये इधर पूरा आता नहीं, ये नजर आ रहा है आपको इधर क्या लिख रहा हूं? एंड वाले भाईजान, क्या रे भाई, नजर आ रहा है जी? कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट एसेट सबसे पहले इसकी एग्जांपल लिख ले ब्रैकेट में, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस रिसीवेबल। इंश्योरेंस आपको समझ नहीं आएगा लिखा हुआ, इसलिए बोल रहा हूं साथ साथ। कंटिंजेंट एसेट में इंश्योरेंस रिसीवेबल, ये रिकॉर्ड कब करना है और डिस्क्लोज कब करना है, ये फैसला कर रहे हैं हम। शाबाश, ये तो आपको पता है। रिकॉर्ड कब करना है?
वर्चुअली, ये तो मेरा काम आधा आसान हो गया। वर्चुअली सर्टन डिस्क्लोज कब करना है? जब वर्चुअली सर्टन ना हो, यानी प्रोबेबल हो या पॉसिबल हो। अब ये कुछ स्टूडेंट हो सकता है सर ये वर्चुअली सर्टन क्या होता है, प्रोबेबल क्या होता है, तो हम परसेंटेज में बताते हैं। अगर किसी चीज के अकर होने का चांस मोर देन 95%, हम उसे कहते हैं वर्चुअली सर्टन। वर्चुअली सर्टन, ठीक है, जो उसका 95% ज्यादा कंफर्म चांस हो। जैसे डेथ वर्चुअली सर्टन है, मौत आनी ही आनी है हर एक को, है वर्चुअली सर्टन। अच्छा, जो चीज 95% से कम लेकिन 50% से ज्यादा चांस हो, उसको हम कहते हैं प्रोबेबल। प्रोबेबल कि उसके होने का चांस प्रोबेबल है। जैसे बुढ़ापा प्रोबेबल है कि हम सब पे आएगा, है वर्चुअली सर्टन नहीं है। हो सकता है उससे पहले ही कुछ हो सकता है, मुझे चाय का कप खत्म करने की भी मोहलत ना मिले, नहीं हो सकता, इसलिए पहले ये तो फटाफट निपटाऊं, रह ना जाए। भाई की उम्र मुझे शाबाश, 2-4 दिन लेके मैंने क्या करना है। प्रोबेबल समझ आ गया। तीसरा पॉसिबल के 50% से कम। एक और भी है रिमोट में, उसको नहीं, 5% से कम होता है, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हम ये पॉसिबल, प्रोबेबल और वर्चुअली सर्टन तक रहते हैं। ऑडिट के लिए इतना काफी है। कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी का रूल फर्क है, इसलिए कि प्रूडेंस कंसेप्ट का एक्सपेंस के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है और इनकम के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है। इस वजह से कंटिंजेंट एसेट का रूल कुछ और है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का रूल और है। इसी को बच्चे कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल क्या, कंटिंजेंट एसेट कब रिकॉर्ड करना है, वर्चुअली सर्टन हो, और कब डिस्क्लोज करना है, जब प्रोबेबल हो, और अगर पॉसिबल है तो ना कुछ भी नहीं करना, ना डिस्क्लोज ना कुछ, गायब। कंटिंजेंट एसेट है ना, रिकॉर्ड कब करना है, जब वर्चुअली सर्टन हो। डिस्क्लोज कब करना है, जब प्रोबेबल हो। जब पॉसिबल है ना रिकॉर्ड ना डिस्क्लोज, इग्नोर। भाई जो कह रहा हूं ना, यकीन कर ले, यकीन लिख ले, लेक्चर का टाइम। अब सुने आगे। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसकी एग्जांपल लिखे, पहले एग्जांपल फिर रूल। लीगल केस अगेंस्ट कंपनी, एक होता है बाय कंपनी, एक होता है बाय, एक होता है अगेंस्ट कंपनी। अगेंस्ट कंपनी का फर्क तो पता है ना, बाय और अगेंस्ट। कंपनी के खिलाफ वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जो कंपनी ने दूसरों के खिलाफ किया है, वो हो सकता है एसेट हो जाए, वो नहीं। कंटिंजेंट लायबिलिटी की एग्जांपल क्या है, लिटिगेशन, यानी लिटिगेशन में लीगल केस। लीगल केस अगेंस्ट कंपनी, खाने में जहर मिला के खिला दिया कंपनी ने अपने बर्गर में, वो बीमार हो गए, ऐसे होता है, वो बीमार हो गए। वो पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, शादी के खाने में गए वो मेहमान, एक तो वो था ना, आग लग गई थी इराक में शायद किसी जगह, वो आजकल, और फिर उसके बाद और खबर आई थी खाना भी उधर कोई जहरीला था, वो खा के अस्पताल में। तो लीगल केस अगेंस्ट कंपनी, ये है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी का रूल समझ लें, रिकॉर्ड कब किया जाएगा, जब प्रोबेबल होगा। डिस्क्लोज कब किया, हाँ प्रोबेबल और एंड मेजरेबल, शाबाश, ये अकाउंटिंग खुल के सामने आई है। रिकॉर्ड कब होगा, प्रोबेबल एंड मेजरेबल। डिस्क्लोज कब होगा, जब पॉसिबल है, प्रोबेबल एंड मेजरेबल है तो फिर रिकॉर्ड होगा। अगर प्रोबेबल है मेजरेबल नहीं है तो फिर रिकॉर्ड नहीं, डिस्क्लोज। प्रोबेबल नहीं है लेकिन मेजरेबल है, फिर भी डिस्क्लोज। भाई बात समझ आए।
फिर से सुन लें सर, कंटिंजेंट एसेट और आइंदा जब कोई, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी, आइंदा जब कभी आपको 10 लेक्चर के बाद ये लगे पता नहीं कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या कंसेप्ट था, तो लेक्चर ये नंबर और ये पॉइंट नोट कर लें, टाइमलाइन इधर आके क्लिक करके सुन लेना। क्या कंटिंजेंट एसेट मिसाल क्या है, इंश्योरेंस रिसीवेबल, ठीक है। रूल क्या है, रिकॉर्ड करेंगे तब जब वर्चुअली सर्टन होगा, डिस्क्लोज करेंगे तब जब प्रोबेबल होगा, और अगर पॉसिबल है इग्नोर। दूसरा कंटीजेंट लायबिलिटी, एग्जाम्पल क्या है, लिटिगेशन या लीगल केस अगेंस्ट कंपनी। रिकॉर्ड कब होंगे, जब प्रोबेबल एंड मेजरेबल है। डिस्क्लोज कब होंगे, जब पॉसिबल है या मेजरेबल नहीं है। जब पॉसिबल है या मेजरेबल नहीं है तब डिस्क्लोज होंगे, ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट, सिर्फ इतना ज़हन में रखना है, इसको बार बार दोहराते जाए, पक्का हो जाइए। तो यहां पे 6 में आइए, ड्यूरिंग द ईयर लिटिगेशन फाइल्ड अगेंस्ट SML 2010, पास्ट में लिटिगेशन फाइल, ये ईयर छोड़ दे, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए 2010, 12, 15 was withdrawn मतलब वापस ले ली। It was alleged, allegation क्या थी, कंपनी डिस्चार्ज pollution into locality, disclosures made in previous financial statement have been removed from current year financial statement। कम है कि ज्यादा भाई, लीगल केस के होने से रिस्क बढ़ गया, ना होने से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होने से रिस्क बढ़ गया, और रिलेटेड पार्टी खत्म होने से, तो यहां पे एग्री करते हैं इससे रिस्क कम हो जाएगा। क्यों भला, केस कम हो गए, कंटीजेंट लायबिलिटी अब नहीं रही। 7 ड्यूरिंग दिसंबर 2012 ASML signed a contract to lease equipment from an entity owned by ASML's parent company। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, दो चीजों की है। एक तो ये कि लीज की ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, इसमें गलती का चांस ज्यादा होता है। कैसे भाई, परचेज किया एसेट तो एक ही एंट्री, एसेट डेबिट का, लीज किया तो आपका था वो टाइप, पहले तो डिसाइड करना टाइप कौन सी है, फिर उसके डिस्क्लोजर्स, फिर उसकी अकाउंटिंग, पता नहीं क्या क्या रॉकेट साइंस शुरू हो जाती है, ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसीलिए, और दूसरी रीजन क्या है जिसकी वजह से रिस्क ज्यादा है इसमें, रिलेटेड। कैसे, शाबाश, कैसे बताया रिलेटेड पार्टी है, पेरेंट कंपनी की, शाबाश। A public offering of ASML share is planned for late 2013। पब्लिक ऑफरिंग प्लान की जा रही है 2013। कैसे हाई रिस्क, पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या है, शेयर जनरल पब्लिक को इशू किए जाएंगे, तो हाई प्राइस लेने के चक्कर में प्रॉफिट ज्यादा कर देंगे, ताकि प्रॉफिट ज्यादा देके शेयर होल्डर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। हाँ जी, आर्ट क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, यस, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है वो, उसका ऑडिट हमारे सिलेबस में नहीं है। एक जमाना था कंसोलिडेशन की ऑडिटिंग सिलेबस में थी, होती थी, कैफ में काउंटिंग नहीं होती थी, वो भी जमाना हमने देखा, बच्चे ने काउंटिंग पढ़ी नहीं होती थी, उसको ऑडिट सिखा रहे होते थे, उलट चल रहे होते। अब वो जमाना भी हम देख रहे हैं जिसमें काउंटिंग है, ये जमाना अच्छा है हमारे लिए, ये जमाना अच्छा है काउंटिंग के टीचर वालों की नाम। चलिए अच्छा, अब चलते हैं हम, कुछ एक दो एग्जांपल्स रह गई थी, उनको भी डिस्कस कर ले। ये लिस्ट ना, अभी तक आपने जितना भी आप सोच रहे होंगे ये 3 दिन हो गया सर इस लिस्ट के अंदर ही घूम रहे हैं। ये लिस्ट मुझे पता है ना, आपने अभी तक जितना भी ऑडिट पढ़ा उसमें सबसे अहम कंसेप्ट है ये लिस्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। ये आपके अंदर ना ऑडिटर की सोच पैदा करती है। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें रह गई थी, जल्दी से जरा इनको कवर करते हैं। पहला था अदर रिस्क ऑफ इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट, ये तो मैंने बता दिया क्लियर। फिर है प्रीडिसेसर ऑडिटर डिड नॉट विश टू बी, प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन होता है, प्रीवियस ऑडिटर, जिसमें प्रीवियस ईयर का, अगर वो कहता है मैं नहीं
रीअपॉइंट होने को तैयार? मैं रीअपॉइंट होना नहीं चाहता। बताइए हमारे लिए ये गुड न्यूज़ है कि सस्पिशियस? कैसे? क्योंकि भाई क्यों नहीं अपॉइंट होना चाहते? वो कहेगा ये लड़ते झगड़ते बहुत है, इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं देते। ठीक है, इनमें एक ऐसा डायरेक्टर है जो धमकियां भी देता है हमें। तो इससे हमें क्या, अगर एक इंडिकेशन मिलती है कि क्लाइंट प्रॉब्लमेटिक है, अगर प्रीडिसेसर राइटर तैयार नहीं है दोबारा अपॉइंट होने को। फिर प्रीडिसेसर राइटर एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, अगर प्रीडिसेसर राइटर ने मॉडिफाई गड़बड़ वाली ओपिनियन, गड़बड़ वाला रिपोर्ट दे दी, तो पिछले साल अगर कोई मिसस्टेटमेंट थी, प्रोबेबली इस साल भी हो सकती है। हमारे एक क्लाइंट में उसने एक रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ था जिसके ऊपर ऑडिटर का डिसएग्रीमेंट था कि ये नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड कर लिया, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। अगले साल मुझे बताइए क्या उसी एरिया में रिस्क दोबारा नहीं है? रिसीवेबल में जाके हमने देखा वो अगले साल भी रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि मशकूक तो था ही, इसलिए तो ऑडिटर वो अगले साल भी रिसीवेबल था। हमने कहा भाईजान साल रिसीवेबल अगर जेन्युइन होता, हम गलत होते तो अब तक तुम्हारा रिकवर हो चुका होता। रिकवरी नहीं हुआ, ये दो भाई पूरा साल तक एक रिसीवेबल रिकवर नहीं हुआ और कोई भी बात आपको पता ना चले, फौरन इसने जब पहुंचा बैड डेट है। ये गुड डेट नहीं है। मतलब आपको पता है नॉर्मली क्रेडिट पीरियड कितना होता है? 90 डेज। वो 360 डेज में भी अगर रिकवर नहीं हुआ बैड डेट है। क्लियर हो गया जी? कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, अब ना वक्तन फवक्तन किसी भी टेस्ट में याद रखे, किसी भी टेस्ट में, वो चाहे चैप्टर 1 का हो, चैप्टर 4 का हो, 8, इस लिस्ट में से सिचुएशन उठा के चेक टेस्टिंग करता रहूँगा कि क्या आपकी इस लिस्ट के ऊपर ग्रिप है कि नहीं। तो आपने ये नहीं कहना, यानी आज के बाद जितने भी टेस्ट होंगे आपके, उनमें ऑटोमेटिकली ये लिस्ट शामिल होगी। आपने ये नहीं कहना सर ये आपने तो सिर्फ चैप्टर 1 कहा था, तो ये लिस्ट कहाँ से आ गई? ये लिस्ट चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अभी तक जितने भी लेक्चर लिए हैं, इसलिए आइंदा सारे टेस्ट में बाय डिफॉल्ट ये इंक्लूड, चाहे मैं किसी जगह सिलेबस में मेंशन करूं टेस्ट के या ना करूं। क्लियर जी? चलिए जी, ये तो हो गया। अब लेक्चर को चलने देते हैं, अभी ये लेक्चर रखते हैं। प्रेजेंटेशन तो आपने बताई नहीं। कौन सी प्रेजेंटेशन? क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है आपने कहा था। हाँ, केस स्टडी को प्रेजेंट किया, इसलिए कि अभी तक सही मायनों में केस स्टडी आई ही नहीं। वो केस स्टडी कब आएगी? वो केस स्टडी चैप्टर 4 में। आपकी ज़िंदगी की जो पहली एग्जाम लेवल की केस स्टडी होगी ना, एग्जाम लेवल की, वो आएगी चैप्टर 4 में, ऑडिट रिपोर्ट। उसमें सिखाऊंगा कि कैसे आपने करना है। परसों वाले टेस्ट में केस स्टडी होगी, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स नहीं होंगे। उसमें सिर्फ आपसे टू दी पॉइंट चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, जो टेस्ट 1 होगा उसमें सिर्फ टू दी पॉइंट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा किस चीज के ऊपर है कि क्या कोई ऑडिट प्रोफेशन के रेगुलेटर्स हैं? रेगुलेटर? बिल्कुल हैं। कुछ रेगुलेटर्स हैं नेशनल लेवल पे, कुछ है इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे कौन है जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑडिट को रेगुलेट करती हैं? ICAP और SCCP। कह रहे हैं नेशनल लेवल को साइड पे रखो, इंटरनेशनल लेवल पे आओ। इंटरनेशनल लेवल पे क्या कोई रेगुलेटर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है? वो कौन है? IFAC। IFAC से क्या बनता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये है। अब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ये क्या है, क्या काम करती है? ये क्या है, क्या काम करती है, ये हम सीखेंगे इस कंसेप्ट में। बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। जिस तरह किसी फैक्ट्री में बहुत से मजदूर होते हैं ना, तो वो अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लेबर यूनियन बना देते हैं। ठीक है, तो ये IFAC बेसिकली वो लेबर यूनियन का रोल प्ले करती है, जो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जहाँ कहीं ऑडिटर्स हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, जनरल पब्लिक के सामने उनका पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करती है,
और जहाँ कहीं ज़रूरत हो तो इन अकाउंटेंट्स के, इन ऑडिटर के हक में बोलती है। क्योंकि बाज़ बात होता है कुछ लीगल सिस्टम में जो लॉयर्स हैं ना, वो गैर ज़रूरी तौर पे ऑडिटर्स को कसूरवार ठहराते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आईफैक रोल प्ले करते हैं। तो आईफैक का रोल क्या है? एक तरह से ये एक लेबर यूनियन का रोल और दूसरा एक रेगुलेटर का रोल भी। लेबर यूनियन का रोल तो उसके राइट्स को एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने प्रोटेक्ट करने के लिए, रेगुलेटर का रोल के तौर पे क्या कि वो डिसाइड करती है कि अगर एक पर्सन ऑडिटर है, उसे ऑडिटर बनने के लिए किन किन स्किल्स की ज़रूरत है, किन किन उसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, उसे ट्रेनिंग कितने अरसे की होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? आईकैप। जैसे आईफैक ने कहा हुआ है, जहाँ तक एक जगह में पढ़ा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर बनने के लिए, ऑडिटर प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए कम अज कम, एक्सटर्नल ऑडिटर के प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, कम अज कम 2.5 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसका मतलब आईफैक की जितनी भी मेंबर बॉडीज़ है ना, जैसे पाकिस्तान में उसकी मेरा ख्याल है 2 हैं, आईकैप भी है और आईसीएमए भी है। तो जितनी भी मेंबर बॉडीज़ हैं उन्होंने कम अज कम ट्रेनिंग पीरियड कितना रखना है? अगर कोई ज़्यादा रखना चाहे रख ले, कम नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में ज़्यादा है 3.5 साल। इसी तरह उनका आईफैक का एक और बोर्ड है, ये तो एजुकेशन बोर्ड, जो ये डिसाइड करता है, आईफैक का बोर्ड है कि कितने ऑडिटर बनने के लिए कितने सब्जेक्ट्स पढ़ा होना ज़रूरी है। काउंटिंग और ऑडिट तो पढ़ा होना ज़रूरी है ही, टैक्स किस हद तक पढ़ना चाहिए, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ना लाजमी है, इस तरह की चीज़ें डिसाइड करता है। तो अगर उसने कहा है कि ऑडिटर बनने के लिए कम से कम 13 सब्जेक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें जो ऑर्गेनाइज कम से कम कितने अपने मुल्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे? मिनिमम 13। अगर इसे ज़्यादा पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सकते, क्योंकि शायद मेरा ख्याल है एसीसी वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर है, वहाँ पे सब्जेक्ट्स की तादाद कम है। आईकैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए सब्जेक्ट्स की तादाद तो ज़्यादा कर सकते हैं, कम। तो ये आपको अंदाज़ा हो गया आईफैक का बेसिकली ट्रू कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेटर। तो पहले आपको ये बता रहे हैं इंट्रोडक्शन, आईफैक क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइज। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना इसका मेंबर बनने का, सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको होगा वो ये कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे पाकिस्तान से, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग होगी, जो आपके सब्जेक्ट्स पर आप, इसे पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि आईकैप ने अपना जो करिकुलम डिसाइड किया है वो आईफैक के साथ मिलके किया है, आईफैक की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। तो पूरी दुनिया में जो जो आईफैक की मेंबर बॉडी है आपके लिए उधर मूव करना, यानी जो स्टैंडर्ड आप पाकिस्तान में काउंटिंग या ऑडिट के पढ़ रहे हैं ना, वही स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलिया में आप बैठ के आप पढ़ रहे होंगे, जर्मनी में पढ़ रहे होंगे। तो वही नॉलेज आपका यहाँ, तो रोटेशन इंटरनेशनल लेवल में बहुत आसान हो जाती है। यही वजह है कि हमारे लिए जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं ना, उनके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे अमूमी तौर पे खुले होते हैं, मूव करना आसान है, क्योंकि आईफैक ग्लोबल बॉडी की वजह से, एफिलिएशन की वजह से, क्योंकि एक जैसे स्टैंडर्ड हो जाते हैं ना, इसलिए। तो ये आईफैक क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन। नहीं, आईफैक का ताल्लुक ऑडिट प्रोफेशन से है। अकाउंटिंग के लिए तो है आईएएस भी, अकाउंटिंग में जो है ना वो शायद आईएएस भी है। ये ऑडिट प्रोफेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन या रेगुलेटर है वो है आईफैक। इसकी एक्टिविटीज और रोल्स क्या हैं? सपोर्ट, ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में और इम्प्लीमेंट करने में सपोर्ट प्रोवाइड करती है, अकाउंटेंट्स को प्रमोट करती है। प्रमोट्स किसको करती है? अकाउंटेंट्स को, अकाउंटिंग को नहीं, अकाउंटेंट्स को। अकाउंटेंट से मुराद, अच्छा यहाँ पे ऑडिटर क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो ऑडिटर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो ऑडिटर होते हैं। तो ये प्रमोट करती है अकाउंटेंट्स को, या ऑडिटर भी लिख सकते हैं। फिर स्पीक आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी अपने अकाउंटेंट्स के इंटरेस्ट में जहां जरूरत हो वहां पे बोलते, एक्सप्लेन करते हैं उनको। जैसे लेबर यूनियन नहीं मजदूरों के हक में बोलती है सेठ साहब के सामने, तो ये आईफैक अकाउंटेंट्स के, ऑडिटर्स के हक में बोलेगी।
कोर्ट के सामने कि सर हर मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, जस्टिफाई करवाएगी कि ऑडिटर्स किस जगह पे ठीक है किस जगह पे गलत। अच्छा, आईफैक अपने जो रोल प्ले करती है ना, ये कौन कौन से रोल? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट प्रोफेशन को रेगुलेट करती है, स्टैंडर्ड को डेवलप करती है, इशू करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में स्पीक आउट करती है, प्रमोट करती है अकाउंटेंट्स के इंटरेस्ट को। ये अपना काम 4 सब बोर्ड्स के जरिए करते हैं। जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है क्या? शहरियों के जान माल की हिफाजत करे, ठीक है, हिफाजत है, वो किसी को भूखा ना सोने दे, रोटी कपड़ा और मकान जिम्मेदारी। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान ये सारी जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, ये खुद से काम नहीं करती, इंतजामी नुक्ता नज़र से अपनी इस जिम्मेदारियों को उन्होंने प्रोविंस वाइज डिवाइड किया हुआ है। उसी तरीके से आईफैक एक मेन बॉडी है, लेकिन इसने अपने काम करने के लिए इसका 4 डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। हर डिपार्टमेंट की एक डोमेन, एक स्कोप दिया कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये। जैसे हुकूमत पाकिस्तान के 4 प्रोविंस, उसी तरह आईफैक के 4 बोर्ड्स हैं। 4 बोर्ड्स हैं। वो कौन कौन से बोर्ड्स हैं और क्या काम करते हैं सुन लें। एक बोर्ड है IAASB, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या करता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, इंप्लीमेंट, सबसे अहम काम यही करता है। हमारा ज्यादा वास्ता इसी से पड़ेगा। IASB क्या करता है जी? ऑडिट स्टैंडर्ड इशू करता है। किस पे? एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज पे। एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन सी होती है? एग्जांपल दीजिए। एक कोई नहीं बोलेगा, अगर जवाब दे दिया इंशाल्लाह इस दफा भाई की खुसूसी दुआ। एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल दीजिए। ऑडिट, शाबाश। और दूसरी एग्जांपल, और कोई नहीं बोलेगा। रिव्यू, बेहतरीन, शाबाश। एश्योरेंस एंगेजमेंट की तो ऑडिट के स्टैंडर्ड भी कौन इशू करेगा? कौन इशू करता है? हमें किसने दिए ये स्टैंडर्ड? रिव्यू करने के लिए भी कोई स्टैंडर्ड होंगे? बिल्कुल होंगे। और रिलेटेड सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो ऑडिट और रिव्यू नहीं लेकिन उससे मिलती जुलती हैं, वो है कुछ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और कंपाइलेशन, उनको करने के लिए भी याद रखें हम हर काम स्टैंडर्डाइज करते हैं। हमारे हर काम का स्टैंडर्ड है। लिख ले हमारे हर काम का एक स्टैंडर्ड है। ऑडिट करेंगे उसका भी स्टैंडर्ड है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू करते हैं उसका भी स्टैंडर्ड है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। कोई और काम करेंगे रिलेटेड, उसका भी स्टैंडर्ड है, उसे कहते हैं ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। हर काम जो हम करते हैं याद रखें उसका ये सूल याद रखना है, CFAP लेवल पे काम आएगा। लिख ले, हम हर काम जो करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड। ये देखें, ये आपको टेबल नजर आ रहा होगा नीचे, ये वो बता रहा है ऑडिटर क्या काम कर। एश्योरेंस सर्विसेज करता है ना, उसका ऑडिट करता है, उसका भी स्टैंडर्ड है। नीचे नाम लिखा है उसने, ISAs। हाँ, अगले सफे पे लिखा हुआ है ऑडिट इज कंडक्टेड किस स्टैंडर्ड के मुताबिक? ISA के मुताबिक। रिव्यू कंडक्ट किया किसके मुताबिक? RE के मुताबिक। अच्छा, ऑडिट और रिव्यू के अलावा भी एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। हमारे सिलेबस से हम कहते हैं हमें ऑडिट रिव्यू समझ आ जाए, बड़ी बात है। एश्योरेंस एंगेजमेंट हमारे सिलेबस से बाहर है, सिर्फ नाम उसने लिखा है कि ऑडिट और रिव्यू के अलावा भी एश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते। याद करवाऊं? इजाजत दे तो या एक मिसाल याद। कैश फ्लो फॉर कॉस्ट, ऑडिट और रिव्यू पास्ट की ट्रांजैक्शन, पास्ट की है, फॉर कॉस्ट फ्यूचर वाली, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है जरूर। तो आपसे कोई पूछे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनका ऑडिट करवाना है, किस स्टैंडर्ड के मुताबिक करोगे? ISAs। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनका रिव्यू करवाना है, किस स्टैंडर्ड के मुताबिक करोगे? ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और अगर कोई पूछे कैश फ्लो फॉर कॉस्ट है, उसका रिव्यू करवाना है, वो हाँ शाबाश, वो किस ISA ही, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन
ये छोटा सा डब्बा है और ये आगे इसके लिखा, ये अगर याद कर लेना, यकीन कीजिए आपके सामने सीफैब का सिलेबस छप गया, यकीन कर लीजिए। अगर आप ये छोटा सा बॉक्स है ना और आगे ये लिखा, ये अगर याद कर लेना, आपके लिए कैफ से सीफैब पे मूव करना बहुत आसान हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा मोटा मोटा सारा। क्या ऑडिटर कितनी तरह के काम करता है? 2 तरह के, एश्योरेंस सर्विसेज और नॉन इंश्योरेंस का यहां पे क्या नाम दे रहा है? रिलेटेड सर्विसेज। एश्योरेंस की उसने 3 एग्जांपल दी है, ऑडिट, रिव्यू और रिलेटेड सर्विसेज यानी नॉन एश्योरेंस की 2 एग्जांपल दी हैं, एग्रीड अपॉन और कंपाइलेशन। इसमें से किस किस का स्टैंडर्ड है? सबका, अभी तो बोला है सबका है, हम हर काम जो करते हैं उसका स्टैंडर्ड है, हर काम का स्टैंडर्ड। उसने आगे बताया, अगले समय बताया भी हुआ, रिलेटेड सर्विसेज का स्टैंडर्ड क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जोन रिलेटेड सर्विसेज। और एक स्टैंडर्ड है जो इन सब में अप्लाई होता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि हर काम में क्वालिटी भी होनी चाहिए ना। क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू, क्वालिटी इन, ये बिग 4 में से एक फर्म का स्लोगन भी है। ये अब जाके कभी नेट की रिसर्च कीजिएगा किस फर्म का स्लोगन है, क्या? क्वालिटी इन एवरीथिंग, हर काम में क्वालिटी होनी चाहिए, इसलिए क्वालिटी कंट्रोल का भी एक स्टैंडर्ड है। लेकिन मजे की बात बताऊं आपको, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट एंगेजमेंट पे अप्लाई होते हैं, रिव्यू स्टैंडर्ड रिव्यू एंगेजमेंट में अप्लाई होते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट एंगेजमेंट में अप्लाई होते हैं, रिव्यू के स्टैंडर्ड रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड रिलेटेड सर्विसेज में अप्लाई होते हैं। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड सब पे अप्लाई होते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। इस दफा उसने सवाल भी पूछ लिया इस लेटेस्ट अटेम्प्ट में, ये जो भी जिसका भी रिजल्ट आना है, क्या पूछ लिया? उसने कहा लिस्टेड कंपनी है, आप उसका क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, क्या क्या करोगे? क्या क्या करोगे? हमने कहा सारी चीजें चेक करेंगे। सारी चीजें चेक करेंगे कि मोटी मोटी चीजें? चलें जो हो सकता है। ये किन के थे भाई? भाई समझ आ गया अब आपको? आपको मैंने क्या समझाया इतनी देर में कि जो IAASB है, IAASB बोले तो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये कितनी तरह की इंगेजमेंट्स होती हैं और किस इंगेजमेंट के क्या क्या स्टैंडर्ड है, ये सारे स्टैंडर्ड हमें किसने दिए? हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, रिव्यू स्टैंडर्ड, एश्योरेंस, अदर एश्योरेंस स्टैंडर्ड, रिलेटेड सर्विसेज के स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड हमें किसने दिए? IASB। बोले थैंक यू IASB। किस चीज का थैंक? उसने हमें बताया हमने ऑडिट करना तो कैसे करना, रिव्यू करना तो कैसे करना, किसने बताया? IASB कहता है नो प्रॉब्लम, ये तो मेरा फर्ज था। सुनाई दिया आपको? हाँ, कहता है ये IASB क्या करता है, ये स्टैंडर्ड इशू करता है। फिर उसके बाद कुछ जगहों पे ना स्टैंडर्ड की समझ नहीं आती, मुश्किल लिखा होता है ना, तो फिर ये उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट और प्रैक्टिसिंग नोट भी इशू करता है कि आपने स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करना है। बाद उसकी सारी चीजें स्टैंडर्ड की समझ नहीं आती, आपको तो कुछ भी समझ नहीं आता ना, हमें भी कुछ को समझ आता है और कुछ नहीं आता। तो फिर क्या करता है वो, स्टैंडर्ड तो इशू कर दिया, फिर उसको समझाने के लिए प्रैक्टिसिंग स्टेटमेंट भी इशू करता है। ठीक है, और फिर हम उन्हें कहते हैं, हम कहते हैं भाईजान ये एक ही दफ़ा में सारे स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता करके अप्लाई कर लें। भाई अपने मुल्क में 10 एक साल कर लिए, 5 अगले साल कर लिए, 3 इस तरह। और कहता है ठीक है मेरे साथ इन टच रहें, हम आपस में मिलके आपको फैसिलिटेट करेंगे आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कोई IT सिस्टम होता है ना, तो सॉफ्टवेयर हाउस वो फौरी इम्प्लीमेंट नहीं कर देता, फैसिलिटेट करता है बाद में। तो ये फैसिलिटेट भी करता है कि कैसे आप अपने मुल्क में स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में कोई मुश्किल हो तो हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए। किस हेल्पलाइन पे? दूसरी तरफ फोन कौन उठाएगा?
स्टैंडर्ड, कोई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करने के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसको कॉल करने का? IASB को। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर किसको कॉल करनी है? फिर IASB को। वो IASB है, ये IAASB है। चले जी IASB। फिर इसके बाद हमने कहा भाई तुमने ये तो बता दिया ऑडिट कैसे करना है, प्रोसीजर्स क्या होंगे, ऑडिटर बना दिया तूने, अच्छा ऑडिटर नहीं बनाया तूने। ऑडिटर बन गए, ऑडिटर में और अच्छे ऑडिटर में क्या फर्क है? ऑडिटर वो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का एक्सपर्ट है उस पर अमल करता है, अच्छा ऑडिटर वो है जो कोड ऑफ एथिक्स पे भी अमल करता है। तो उसने कहा कोड ऑफ एथिक्स के लिए दूसरा बोर्ड है, वो कौन सा बोर्ड है? अच्छा जरा गैस कीजिए क्या बनता होगा? इंटरनेशनल। ई से क्या बनता होगा? एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट। अब बस तकरीबन यही बनता है। ये क्या करता है? वो सारे काम जो ये करता है ये भी करता है, फर्क सिर्फ ये है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है और ये एथिक्स। समझ रहे हैं? एथिक्स लहदा चीज है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लाता है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ते हैं, एथिक्स भी पढ़ते हैं, और एथिक्स तो हमारा फेवरेट टॉपिक है। इसमें से कंफर्म 100% कंफर्म सवाल आता है और बड़ा 10 के आसपास नंबर का। चैप्टर 7 हमारे बुक में चैप्टर 7 है भाई। IASB बोर्ड समझ आ गया? तो ये कौन सा बोर्ड है? IAESB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन। इसमें ई से मुराद एथिक्स तो नहीं है, क्या एजुकेशन है? ये ई एथिक्स वाला था, ये ई एजुकेशन वाला। ये क्या करता है? गैस करें कितने पेपर पढ़ने हैं, कितने साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये चीजें ये डिसाइड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर कम हो जाए तो फौरन ही आज घर जाके ईमेल डालें। किसको ईमेल डालेंगे? IAESB को कि भाईजान आपकी मेहरबानी हमारे पेपर कम करवाइए, ठीक है? रिप्लाई का इंतजार नहीं करना। तो ये हाँ पेपर की तैयारी करनी है। एजुकेशन, मिनिमम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स याद रखें। आपको ये स्टूडेंट लाइफ में लग रहा होगा चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन हम चूंकि टेबल की दूसरी साइड पे इसलिए हमें तो मुश्किल नहीं लगती। ये चीज़ लेकिन एक दूसरी वजह यह है कि जितना ज़्यादा आपकी टफ रूटीन होगी या यूँ कह लीजिए टफ आप सिस्टम से गुजरेंगे, उतने ही अच्छे अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में उतनी ही वर्थ ज़्यादा होती है, ठीक है? अब ये चूँकि आपको अभी सिर्फ इनपुट नज़र आ रहा है, आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। आउटपुट हमें पता है क्या है, आपको सिर्फ इनपुट नज़र आ रहा है, आउटपुट तो नहीं नज़र आ रहा वो हमें। तो हम इसको नज़र आ रहा है तो हम इसको जस्टिफाइड समझते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। भाई कोयले में और हीरे में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? वो पहले आपको पता है हीरा पहले कोयला ही होता है, प्रेशर होता है जो उसको हीरा, तो प्रेशर में स्ट्रेस में परफॉर्म करना यही ICAP टेस्ट करता है। बहरहाल चले आगे चलते हैं। फिर IPSAS ये क्या है? पब्लिक सर्विस, पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहता है पब्लिक सेक्टर का पाकिस्तान, आप मुझे बताइए नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड और पाकिस्तान रेलवे दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, क्या दोनों का ऑडिट एक तरीके से होता होगा? सरकारी महकमों, पब्लिक सेक्टर से मुराद होता है सरकारी महकमे। पब्लिक सेक्टर की काउंटिंग भी डिफरेंट होती है, ऑडिट भी डिफरेंट होता है। आपको शायद अंदाजा होगा, पब्लिक प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो पता चलेगा। नॉर्मली पब्लिक सेक्टर में कैश बेसिस पे चल रहे होते हैं वो सिस्टम, सारा कैश बेसिस अभी भी यूज होता है और बड़े लेवल पे भी होता है नॉर्मली। तो उनका अकाउंटिंग का तरीकाकार भी डिफरेंट है और इसीलिए IPSAS भी क्या करता है? इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? पब्लिक सेक्टर का ऑडिट कैसे करना वो बताता है। क्लियर? 4 बोर्ड समझ आगे क्या है? IFAC के, IFAC खुद क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक इंटरेस्ट में बोलता है, अकाउंटेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसके 4 बोर्ड हैं। कौन कौन? एक करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है,
एक कोड ऑफ एथिक्स करता है, एक एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स इशू करता है, पब्लिक सेक्टर। इनके नाम याद कर लेंगे, मुझे सिर्फ एक का नाम है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर उसके बाद जो दूसरे नाम है आपने इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड, जो भी है। चलिए अब चलते हैं हम प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इशूइंग न्यू आईएसए। एक नया आईएसए जब बनता है, अच्छा आपने कभी काउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं? काउंटिंग स्टैंडर्ड में आपसे पूछूं कितने हिस्से होते हैं बताइए? क्या क्या डेफिनेशन होती हैं, डिस्क्लोजर्स होते हैं, और क्या होती हैं? रिकॉग्निशन। बिल्कुल ठीक। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के भी कुछ हिस्से होते हैं। क्या हिस्से होते हैं? सबसे पहले मकसद, ऑब्जेक्टिव, कि ये स्टैंडर्ड आपको किस चीज को वेरीफाई करना सिखाएगा। एक स्टैंडर्ड है जो हमें इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन सिखाता है, उसके ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस ऑन इन्वेंट्रीज। एक स्टैंडर्ड है वो हमें डेटर्स पे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना सिखाता है, उसके ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा होगा? जिस तरह काउंटिंग का स्कोप होता है ना, स्कोप कि वो कहता है ये इन्वेंट्रीज के लिए है, ये फिक्स एसेट के लिए स्टैंडर्ड है, ये प्रायर पीरियड के लिए, एरर्स वगैरह के लिए है। जिस तरह हर काउंटिंग का स्कोप या ऑब्जेक्टिव होता है, हर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी स्कोप या ऑब्जेक्टिव। क्लियर? एक हिस्सा ही। अच्छा आप कभी इसको देख नहीं पाएंगे, क्यों भला? क्योंकि कैफ लेवल पे आपको काउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ाए जाते हैं, आई कैप कहता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आई कैप कहता है वो पढ़ने की जरूरत नहीं सीफैप लेवल पर। हाँ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जो लिखा हुआ है वो पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, शुक्र कीजिए कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आपको उसने ये नहीं कहा उसको पढ़ो, वो रिक्वायर्ड नहीं है, वरना तो लग पता जाता आपसे। काउंटिंग स्टैंडर्ड छोटा छोटा पढ़ा जाता है ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी उसी तरह का था, वो डबल हो जाता है काम। नहीं, उन्होंने कहा नहीं वो सीफैप लेवल पर पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ उसके मेन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर कभी जब आप देखेंगे ना, उसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? ये काम करना है, रिक्वायर्ड, और फिर एग्जाम्पल्स के साथ उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल क्या है? एग्जाम्पल्स। तो मुझे बताइए अगर समझ आ रही है आपको तो कि रिक्वायरमेंट में और एप्लीकेशन में से ज्यादा अहम कौन सा है? रिक्वायरमेंट। इसमें बताता है क्या करना है, इसमें मिसाल दे के समझाता है कैसे करना है। जैसे यहां पे कहेगा इन्वेंट्री है ना, उसको फिजिकली वेरीफाई करो, फिर यहां पे मिसालें समझाता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है इन्वेंट्री 15 दिसंबर को चेक हो गई है, तो अब 31 दिसंबर के लिए दोबारा इन्वेंट्री वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, रोल फॉरवर्ड कर लो। मिसालें समझा रहा है, ये होगी तो ऐसे करना होगा। रिक्वायरमेंट के ऊपर, हाँ जी, रिक्वायरमेंट ज्यादा अहम है, उसके बाद एप्लीकेशन, और फिर इसके अलावा कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जैसे इफेक्टिव डेट या डेफिनेशन, कि किस डेट से इफेक्टिव है स्टैंडर्ड। आपके लिए असल चीज जो समझना जरूरी है वो ये कि स्टैंडर्ड बनता कैसे है, तैयार कैसे होता है, तैयार कैसे होता है। सुन लीजिए, स्टैंडर्ड तैयार करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। साजिदा आपा के टोटके। सबसे पहले जरूरत है आपको स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक फ्रॉड की। दुनिया में जहां कहीं फ्रॉड होता है, आईफैक की टीम पहुंच जाती है और देखती है ये किस एरिया में फ्रॉड हुआ, और देखती है कि क्या ये फ्रॉड ऑडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ कि एक रिक्वायरमेंट थी ऑडिटर ने पूरी नहीं की, कि ऑडिटर ने रिक्वायरमेंट पूरी की है फिर भी फ्रॉड हो गया। अगर तो ऑडिटर की नेग्लिजेंस हो ना, उधर ही ऑडिटर को वापिस आ जाते हैं। लेकिन अगर ऑडिटर ने रिक्वायरमेंट पूरी की है फिर भी मैनेजमेंट में कोई ऐसा शातिर बंदा था, उसने लूप होल ढूंढ के फ्रॉड कर लिया, वो कहते हैं अच्छा अब हम सोचते हैं कि जो लूप होल रह गया था पहले हमारे जहन में नहीं आया, इस फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड किया तो हमें पता चला, अच्छा इस तरीके से अब इसको कैसे खत्म करें ताकि आइंदा फ्रॉड ना हो। टॉपिक इज सेलेक्टेड कि हाँ इन्वेंट्री में ये मसला था, इसने इस तरीके से दावपेच खेला। फ्रॉड होता है, आईफैक की टीम पहुंचती है, टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उस टॉपिक में रिसर्च करते हैं कि आइंदा कैसे इसको रोका जाए। फिर एक रफ स्टैंडर्ड बनाया जाता है जिसे कहते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट।
रफ स्टैंडर्ड बना के ना, अब देखें आईफैक की अच्छी बात यह है वो अपने आप को अकले कुल नहीं समझता, हालांकि उस टीम में बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हमने जो ड्राफ्ट बनाया एक्सपोजर ड्राफ्ट है, सारे मेंबर कंट्रीज को सर्कुलेट कर दिया जाता है। आईफैक अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर देता है कि सारे लोग कमेंट कीजिए। उसमें ना सिर्फ ये कि मेंबर कंट्रीज जैसे आई कैप पाकिस्तान में, ICM ये कमेंट करते हैं, इवन हम टीचर्स भी कमेंट्स अपने भेज सकते हैं कि सर ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आइडिया कोई भी दे सकता है ना, ठीक है। जिस तरह फ्रॉड करने वाले का दिमाग चलता है तो अच्छे लोगों का भी तो दिमाग चलता है, तो वो कि सर इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, सजेशंस आती हैं, ठीक है। एक्सपोजर ड्राफ्ट को कमेंट्स के लिए पब्लिश किया जाता है, मेंबर बॉडीज को भी भेजा जाता है जैसे ICAP, और वेबसाइट में भी अपलोड कर दिया जाता है ताकि जनरल पब्लिक भी कमेंट देना चाहे दे सकते हैं। फिर जब कमेंट रिसीव होते हैं, अगर जरूरत हो तो अमेंडमेंट कर दी जाती है, और अमेंडमेंट करने के बाद फिर न्यू ISA पब्लिश। अहम चीज ये है कि फौरन नया स्टैंडर्ड इशू नहीं कर रहे, बल्कि पहले एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू होता है। एक्सपोजर ड्राफ्ट को अंडरलाइन कर लें, कमेंट्स लेने के बाद नया स्टैंडर्ड इशू होगा। आप समझते हैं कि कमेंट्स लेने वाला काम अच्छा करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, स्टैंडर्ड इशू हो गया, मुझे बताइए स्टैंडर्ड का स्टेटस है, हैसियत क्या है स्टैंडर्ड की। अब रूल आपको बता रहा हूं, एक लाइन का रूल, लेकिन बहुत अहम है। प्रोबेबली आज के लेक्चर में जो कंसेप्चुअली इस वाले हिस्से में IFAC वगैरह वाले में सबसे अहम रूल है, वो भी आपको बता रहा हूं। जब ISA पब्लिश हो जाते हैं ना, इनकी हैसियत क्या है सुन लें, अथॉरिटी या स्टेटस। ऑडिटर्स की जिम्मेदारी है टू कंप्लाई विद ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल ISAs। हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है। जब स्टैंडर्ड इशू हो जाते हैं, एक्सपोजर ड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा, एक्सपोजर ड्राफ्ट को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब स्टैंडर्ड इशू हो जाते हैं, हमने हर स्टैंडर्ड की हर रिक्वायरमेंट, आपने किसी एक स्टैंडर्ड की एक रिक्वायरमेंट को भी पूरा ना किया तो रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ली। रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ली। रीजनेबल एश्योरेंस के लिए क्या जरूरी है? टू कंप्लाई ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ। सिर्फ 2 एक्सेप्शन हैं जब आप स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा ना करें तो भी काम चलता है। जनरल, फिर से बताइए, ISA की अथॉरिटी या स्टेटस क्या है? ऑल स्टैंडर्ड ऑल है। 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या? जब आप किसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहे होंगे फिर भी काम चले। पहला, व्हेन रिक्वायरमेंट इज नॉट रेलिवेंट, व्हेन रिक्वायरमेंट इज नॉट रेलिवेंट। दूसरा, रिक्वायरमेंट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, रिक्वायरमेंट इज नॉट। पहला क्या था? रिक्वायरमेंट इज नॉट रेलिवेंट। दूसरा क्या है? प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या होता है? काबिल अमल ना हो। तो आगे समझाया तो है नहीं मैंने। नॉट रेलिवेंट का मतलब क्या होता है? ना ये समझ ना प्रैक्टिकेबल का। सुन ले, स्टैंडर्ड क्या कहता है? एक स्टैंडर्ड है वो हमें बताता है इन्वेंट्री कार्ड कैसे करना है। वो कहता है अगर क्लाइंट की इन्वेंट्री है ना तो कसम है तुम्हें उसको फिजिकली वेरीफाई करना है जाके। उसको, हमारा एक क्लाइंट है वो सर्विस सेक्टर का, उसकी इन्वेंट्री है ही नहीं। हमने कहा नहीं, स्टैंडर्ड ने कहा है इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है तो मतलब करना है, नहीं इन्वेंट्री तो मुझे से कोई लेना नहीं, इन्वेंट्री पैदा करो। मैं तो रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा। क्या ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए? इसको कहेंगे रिक्वायरमेंट नॉट रेलिवेंट। एक स्टैंडर्ड कहता है अगर तुम्हारे क्लाइंट के डेटर्स है ना तो उनको रिटर्न लेटर भेजो और उनसे पूछो उनके कंपनी के साथ कितने पैसे का बैलेंस है ताकि क्रॉस चेक हो जाए। हम एक कंपनी के पास गए, उसने कहा हम तो बिजनेस ही कैश में करते हैं, हमारे डेटर्स होते ही नहीं है। हमने कहा हमें नहीं पता, स्टैंडर्ड ने कहा है डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, हम तो करें, करो क्रेडिट सेल। क्या करेंगे? क्या? हाँ, नहीं करना, हालांकि स्टैंडर्ड ने कहा है, लेकिन क्यों नहीं करना? स्टैंडर्ड कहेगा ठीक है इस सूरत में तुम ना करो काम। कॉमन सेंस की बात है। यह है नॉट रेलिवेंट। दूसरा, नॉट प्रैक्टिकेबल। इन्वेंट्री है
लेकिन क्लाइंट ने कहा सर हम फिजिकल वेरीफाई करने नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? लॉकडाउन लगा उधर। रिक्वायरमेंट रेलिवेंट है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो क्या करें? अल्टरनेटिव प्रोसीजर पे चले जाए। देखिए जब नॉट रेलिवेंट था ना तब कुछ भी नहीं करना था, लेकिन जब नॉट प्रैक्टिकेबल हो ना तो चूंकि वो चीज तो है तो रेलिवेंट, तो आप फिर दूसरे प्रैक्टिकेबल प्रोसीजर से एविडेंस लें। डेटर्स हैं जरूर, लेकिन उनके साथ झगड़ा है। उनको कोई भी लेटर लिखो ना तो वो जवाब देते हैं सेंसर हो गया। वो ऐसी बातें लिखते हैं जो नहीं लिखनी चाहिए। जब भी झगड़ा जो है ना भाई, जिसके साथ झगड़ा होगा वो ऐसे ही करेगा। तो बताइए क्या किसी डेटर के साथ डिस्प्यूट हो तो डेटर है यानी रिक्वायरमेंट रेलिवेंट है। देखिए डेटर होता ही ना हम कहते हैं रेलिवेंट ही नहीं, डेटर है रेलिवेंट है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर? शाबाश, अल्टरनेटिव प्रोसीजर। भाई बात समझ आ गई? फिर से सुनाई। आईएसए का स्टेटस क्या है? क्या हैसियत है आईएसए की? जिस तरह हम मुसलमानों की, हमारी जाती जिंदगी में जिस तरह हम मुसलमानों की जिंदगी में कुरान मजीद की अहमियत है ना, कि हमने अपनी ज़िंदगी में हर काम करते हुए उन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखना है, उसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में ऑडिटर की ज़िंदगी में आईएसएस की अहमियत है। जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करने आईएसएस से देख देख के करेगा। सारे प्रोसीजर, सारी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है, ठीक है? ये नहीं अपनी मर्जी की करे ना करे, लेकिन दो सूरतों में उसे इजाज़त है ना करो। नॉट रेलिवेंट, नॉट प्रैक्टिकल। नॉट रेलिवेंट में तो चूंकि सर्कमस्टेंसेस ने कुछ भी नहीं करना, लेकिन नॉट प्रैक्टिकेबल में जो प्रैक्टिकेबल नहीं है वो ना करो। अल्टरनेटिव 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 प्रोसीजर करने हैं। अल्टरनेटिव प्रोसीजर, अल्टरनेटिव प्रोसीजर, ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर आगे ट्विस्ट आएगा कहानी में, ठीक है जी? चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर, यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।